हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोग थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या क्या इन्फ्लुएंसेस से अभी तक हम लोगों ने एटम और एटम को डिवाइड कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगले मॉडल की, जो मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट रहा है अर्ली 20th सेंचुरी का। ये एक रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाला साइंटिस्ट था जिसके नाम पर एक रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी है, रदरफोर्ड। इसके नाम पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है रदरफोर्डियम आरएफ। और इस साइंटिस्ट ने अपने 3 स्टूडेंट्स को ये बोला कि भाई आप एक गोल्ड फॉइल लो और गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल डाल के देखो क्या होता है। बेसिकली वो रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहा था, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं जानना चाह रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो अल्फा पार्टिकल का जो इंट्रैक्शन था विद गोल्ड फॉइल वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि भाई जब ये गोल्ड फॉइल लेते हैं, ये एक गोल्ड फॉइल लेते हैं और यहां पर यदि इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल एमिटर रख दिया, यहां पर इन्होंने ये एक अल्फा पार्टिकल एमिटर रख दिया और ये अल्फा पार्टिकल एमिटर एमिट कर रहा है और बीच में इन्होंने एक डायरेक्शन के लिए अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्बर लगा लिया। ये क्या है? ये है अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्बर। अब ये जो अल्फा पार्टिकल एमिटर है, इस अल्फा पार्टिकल एमिटर ने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल एमिट किए और ये पार्टिकल ऐसे बिल्कुल लाइन में जाके स्ट्राइक कर रहे थे इस गोल्ड फॉइल को। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट था और इसको उम्मीद थी कि यहां पर कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होने की उम्मीद है या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी में चेंज होने की उम्मीद है। उस वक्त तक न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं था, तो बेसिकली वो रदरफोर्ड जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर कमेंट चाहता था। पर उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कुछ बहुत ही ज़बरदस्ती ऑब्जर्वेशंस की, जिस ज़बरदस्ती ऑब्जर्वेशन के कारण पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने का तरीका बदल गया। उसने सबसे पहले क्या देखा, और यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर उसने एक स्क्रीन लगा दी, जिस स्क्रीन के ऊपर सारा ऑब्जर्वेशन आया कि भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आके बम्बार्ड किए क्या। तो इसने बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशंस की। क्या की इसने की 3 ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी जरा समझते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो की वो क्या था कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight, undeviated. Second, a few alpha particles suffered major deviation. और ये जो था कि भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफरिंग डेविएशन फ्रॉम एंगल थीटा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2, ये पाया। तीसरी चीज जो उसने पाई वो क्या थी, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उसको मिली जिसकी उसको उम्मीद ही नहीं थी। मतलब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, सीधा ये गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करते हुए पीछे चला गया, यह बहुत ही रेयरली डेविएट किया और बहुत कम बार वापस आ गया। अब ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्यों नहीं एक्सपेक्ट की थी? क्योंकि उसकी नज़र में तब तक तो थॉमसन का मॉडल ही था
और थॉमसन के मॉडल के हिसाब से क्या चल रहा था कि भाई एक एटम है, उस एटम के अंदर एक पूरा पॉजिटिव कोर है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। यदि अल्फा पार्टिकल आएगा भी तो इसको क्रॉस कैसे करेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव पे एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे तो रिपेल करेंगे, तो वो या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा या तो नीचे गिरेगा या तो बाउंस बैक करेगा या फिर ऐसे जाएगा। ये पास कैसे कर गए? तो वो जो पास कर गए ना, वो बड़े ही प्रॉब्लमैटिक ऑब्जर्वेशन थी। जरा समझते हैं कि क्या हुआ। तो इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उसने 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। क्या किया? इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर इसने 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। कंक्लूजन्स, सबसे पहला कंक्लूजन क्या था? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight, it means most of the space in an atom is empty. Second, since only few alpha particles showed deviation, it means positive charge is concentrated in a very small region. He called that region nucleus. Third, since few alpha particles were able to bounce back, it means the positive charge region nucleus is very dense. देखिए, ये कोलिजन का थ्योरी होता है कि यदि कोई चीज बाउंस बैक कर रही है, मतलब यदि कोलिजन हुआ, ये पार्टिकल यहां से गया और यहां से बाउंस बैक कर रहा है, तो ये बाउंस बैक तभी कर सकता है जब इसका मास इस पार्टिकल के मास से बहुत ज्यादा हो। तो अब वो क्या कह रहा है कि वो जो कोलाइड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट से कोलाइड कर रहा है, तो इसका मास यदि हीलियम या अल्फा पार्टिकल के मास से बहुत ज्यादा होगा तभी ये हो रहा होगा। तो उसने क्या बोल दिया कि भाई यदि आपने कहा कि ये पूरा एटम स्पेस है, तो इस पूरे एटम स्पेस में सिर्फ इतना सा रीजन है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पार्ट है इसी के अंदर सारा मास है, बहुत हाई डेंसिटी है। ये उसने बोला। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से ये 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए। बात समझ में आई ना कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक बार फिर समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। कि उसने कहा कि भाई यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा, ये अल्फा पार्टिकल एमिटर से आप उसने एक लाइन से अल्फा पार्टिकल एमिट कराया, अल्फा पार्टिकल एमिट करा के उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कराए। जैसे गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किए तो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा थोड़ा डेविएशन दिखाए और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर गए। और ये 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर उसने ये 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ कर दिए। बात समझ में आई? तो उसने क्या बोला कि भाई ये क्यों संभव है? उसने एक एटम बोला कि एक एटम कुछ कुछ ऐसा है जिस एटम के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, और इस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को उसने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस बोल दिया। तो जब अल्फा पार्टिकल उसने मारे तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? जो पार्टिकल ऐसे ऊपर से निकले या नीचे से निकले, ये तो स्ट्रेट निकल गए, ये स्ट्रेट निकल गए। जिन अल्फा पार्टिकल ने थोड़ा सा ओब्लिक कोलिजन दिखाया ऐसे,
तो ये ऐसे डेविएट होके निकल गए, ये ऐसे डेविएट होके निकल गए कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत। तो ये वाले अल्फा पार्टिकल जो थे, इन वाले ने मेजर डेविएशन शो किया। क्या किया इन्होंने? इन्होंने मेजर डेविएशन शो किया। और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ने क्या किया कि ऐसे हेड ऑन स्ट्राइक किया, और हेड ऑन स्ट्राइक करके ये सीधा सीधा बाउंस बैक कर गए, से उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस कर दिया। और ये जो बाउंस बैक करने वाले थे ना, ये जो था बाउंस बैक करने वाला, दैट इज 1 in 20,000 था, जो बहुत रेयर है। मतलब यदि आप प्रोबेबिलिटी भी काउंट करोगे ना, तो ये समझना 0.01% से भी कम है, 0.005% है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया और कंक्लूड किया। बात समझ में आई? अब यहां पे उसने कुछ और चीजें भी कैलकुलेट की। जैसे उसने क्या बोला कि भाई जो भी कोई पार्टिकल डेविएशन ऑब्जर्व कर रहा है, अभी हमने लिखा भी था, डेविएटिंग पार्टिकल जितने भी थे, डेविएटिंग पार्टिकल नंबर इज इनवर्सली अपोर्शनल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2, ये पाया। और इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता, बना सकते हैं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या बनाएंगे? फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग बाय 30 डिग्री if number of particles deviating by 60 degree is 10 raised to power 4 in Rutherford gold foil एक्सपेरिमेंट। ऐसा उसने बोला। मान लो, सॉरी ये क्वेश्चन है, तो उसने क्या बोल दिया कि भाई ठीक है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटिंग बाय एन एंगल थीटा इज इनवर्सली अपोर्शनल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2 होता है। तो उसने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय थीटा 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय थीटा 2 इज इक्वल्स टू साइन 2 रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन 4 1 रेज, और ये थीटा बाय 2। चलिए जरा कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको ना, 30 और 6, तो ये हो गया 60 से कितना है, 10 रेज टू पावर 4 है। 60 से कितना है, 10 रेज टू पावर 4 है। तो ये हमने कह दिया कि n ड्यू टू 30 डिग्री, ये हो गया n 30 डिग्री बाय n 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर 4 60 बाय 2 डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर 4 30 बाय 2, और ये हो जाएगा n 30 बाय n 60 इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर 4 30 डिग्री बाय साइन रेज टू पावर 4 15 डिग्री। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपको साइन का वैल्यू मिलता है, साइन 15 साइन 30 का। वैसे साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, साइन 15 का वैल्यू तो सबको पता होता है। साइन 30 का वैल्यू ट्राई करिएगा, थोड़ा सा खुद से ट्राई भी करके देखिएगा। तो ये हो जाएगा n 30 डिग्री अपॉन 10 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू साइन रेज टू पावर 4 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन रेज टू पावर 4 15 डिग्री, एंड देन सॉल्व इट। तो आपको ये मिल जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल 30 डिग्री से कितने पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, यदि 60 डिग्री से 10 रेज टू पावर 4 डेविएट हो रहे हैं। तो बात समझ में आ गई? तो एक तो ये चीज उसने निकालने के सिखाई, ये इसके अलावा एक और चीज तो निकालना सिखाई, दैट वाज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या सिखाई उसने?
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जरा ये एक बार सोचते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सिखाई, ये क्या होती है? भाई उसने क्या बोला कि भाई आपके पास ये एक एटम है, यहां पर एक न्यूक्लियस है, आपने अल्फा पार्टिकल लेके चले आप, और अल्फा पार्टिकल ने यहां से ऐसे हेड ऑन कोलाइड किया, तो क्या ये उससे टकरा गया? नहीं, कभी भी टकरा नहीं सकता है। क्यों ही टकरा सकता है? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा, तो वो एक पॉइंट तक पास आएगा और उसके बाद रिबाउंड कर जाएगा। तो वो कितना पास आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यहां से ये वापस लौट जाएगा। अब शुरुआत में क्या होगा, देखो इन चीजों के अंदर ना, यदि आपका थोड़ा सा फिजिक्स स्ट्रांग हो गया होगा अभी तक, तो आपको है ना थोड़ी चीज़ों का आइडिया होगा, जैसे कि आपको मालूम होगा एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। एनर्जी कंजर्वेशन से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे आपको क्या मालूम है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होता है। अभी शुरुआत में जब वो इन्फिनिटी से आ रहा है ना पार्टिकल, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यदि वो इन्फिनिटी पर है तो अल्फा पार्टिकल को ना कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना कोई रिपेल कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में कितनी होगी, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइनल। क्यों? क्योंकि जब जिस मोमेंट पर वो रिबाउंड करेगा, तो रिबाउंड ऐसा होता है कि पहले पार्टिकल जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकता है, फिर वापस आता है, चाहे वो रुकेगा मोमेंटरली, वो बात नहीं हो रही है। जैसे आपने यदि थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट भी पढ़ा होगा, आपने कोई बॉल उछाली होगी, तो वो एक पॉइंट पे जाकर रेस्ट पर आती है, फिर नीचे आना चालू करती है, तभी तो पॉसिबल है। तो यदि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले वो रुकेगा और फिर वो वापस बाउंस बैक करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। और ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R, वेयर R इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। एंड Q1 क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, और Q2 क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी। तो हम किसी एक को फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, किसी एक को सेकेंड बॉडी मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो फॉइल है, गोल्ड फॉइल है, इसका जो न्यूक्लियस है ये फर्स्ट बॉडी है। तो इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, इसके पास मान लो Z प्रोटॉन्स है, तो ये हो जाएगा Z इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज विच इज इक्वल टू दी E। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोटॉन का चार्ज विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल्स टू E लिखते हैं ऐसे। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, Ze, गोल्ड फॉइल का चार्ज कितना हो गया, Ze। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हुआ, अल्फा पार्टिकल को हमने क्या मान लिया, सेकेंड बॉडी मान लिया। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2+। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। भाई
समझो ना, दो प्लस चार्जेस का मतलब है दो प्रोटॉन का चार्ज आ रहा है, दो प्रोटॉन का चार्ज आ रहा है, मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, 2 × E चार्ज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, K × Q1 ZE इंटू Q2 2E बाय R। तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K इंटू Z इंटू E स्क्वायर इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय M अल्फा V अल्फा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये R किसके बराबर आ गया, ये बराबर हो गया 4KZE स्क्वायर बाय M अल्फा V अल्फा स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। देखिए इसके क्वेश्चन बनते नहीं है, इसके ये अपने को पता होना चाहिए, पर इसके क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल बनते नहीं है। यदि बनेंगे तो आपको सब कुछ दिया जाएगा, करके देखेंगे, समझ में आया। मान लो कि यदि करना ही हो, अपने को निकालना ही है गोल्ड फॉइल के लिए, तो हमें क्या मालूम है, आर क्या आ गया, आर आ गया KZE स्क्वायर बाय M अल्फा V अल्फा स्क्वायर आ गया। अब Z का वैल्यू कितना है, गोल्ड के लिए होता है 197, तो ये R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू K होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Z हो गया 197 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। नाउ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है जिसमें अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास कितना है, 4, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा 4 AMU। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू V अल्फा स्क्वायर। तो यदि आपको V अल्फा स्क्वायर, V अल्फा की वैल्यू दी है कि अल्फा पार्टिकल किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप ये R की वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी की एक लंबी सी सॉल्विंग है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, उसका तो आपके पास भी कोई इलाज नहीं है। अब मान लो कि आपके पास पार्टिकल दूसरा होता, आपने अल्फा पार्टिकल की जगह लेट्स से कार्बन का न्यूक्लियस प्रोजेक्ट किया और प्लैटिनम के ऊपर प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता था ना कि यहाँ पे आप प्लैटिनम की फॉइल लेते, यहां से कार्बन का न्यूक्लियस प्रोजेक्ट करते, तो क्या चीज चेंज करनी होती, केवल ये Z चेंज करना होता, और जो कार्बन का मास है 6 AMU 12 AMU वो रखते हैं यहाँ पे, और वेलोसिटी किसकी रखते हैं, कार्बन की। और यहां पर भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, जो 2 लिखा था ना, वो 2 के अंदर अभी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 था, यहाँ पे 6 होता। तो बेसिकली वो बेसिक से कन्वर्जन अपन करते हैं और ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाता। पर आप किसी भी न्यूक्लियस के लिए निकाल सकते हैं, बस इतना सा चेंज करना होगा कि भाई आप R की जगह पर ये कर लेंगे 2 इंटू K इंटू जितना भी चार्ज है अल्फा पार्टिकल के अलावा जो भी कुछ पार्टिकल लिया है, लेट्स से उसके ऊपर x चार्ज है, x इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू Z इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो भी कोई पार्टिकल आप ले रहे हो इंटू वेलोसिटी ऑफ जो भी कोई पार्टिकल आप ले रहे हो उसका स्क्वायर। ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिए जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, ये फंस जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर यदि आप इसको सिस्टमैटिकली सीखें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो ये बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है और कंजर्वेटिव फील्ड में काम हो रहा है। ठीक है, अब ये सब कुछ उसने बता दिया रदरफोर्ड भाई ने, और फिर उसने दिया एटॉमिक मॉडल। उसने क्या बोला, जरा समझते हैं। उसने दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने बोला इन एन एटम the positive charge is concentrated in a very small region
in a very small region called nucleus, which contains most of the mass of atom. The electrons are also present in an atom and revolve continuously around nucleus. जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोली गई, ये बोली गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to a raised to power 1/3, where a is atomic mass या फिर मास नंबर, ऐसा उसने कह दिया। मतलब उसने क्या कहा कि भाई आपके पास एक एटम है तो वो ये उसमें ये न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये उसने बोल दिया। पर अब इस थ्योरी की कुछ गड़बड़े निकली। क्या गड़बड़े निकली जरा बात करते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक क्या था? देखिए, ड्रॉबैक का मतलब समझते हैं। ड्रॉबैक का मतलब होता है घपला, कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज अ मेजर फ्लॉ इन दिस थ्योरी। और वो मेजर फ्लॉ क्या था, सबसे पहले वो बात करते हैं। सबसे पहला फ्लॉ जो इन्होंने बोला वो था कि भाई सिंस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, it must emit energy as per Maxwell theory of electrodynamism, and if it emits energy, the path of electron will be spiral, not circular, and electron will fall on nucleus. Electron will fall on nucleus. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके अलावा दो तीन और भी बोले गए, जैसे एक बोला गया इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी वो क्यों नहीं कर पाया उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या प्रॉब्लम हुई वो हम बात करेंगे जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर रहे होंगे। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी। बाकी सब दो तीन जो प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट्स। ये क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे मेजर इश्यू था ना, वो पहला था कि भाई वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि पाथ स्पाइरल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, कि सॉरी पाथ सर्कुलर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कि तब तक मैक्सवेल की जो थ्योरी थी ना, ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी। ऐसा नहीं था कि नया कुछ था, और ये एक फंडामेंटल लॉ की तरह मानी जाती थी।
तो उसने क्या बोला, यदि कोई भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ या कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूमेगा, एक्सिलरेट होगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा। यदि वो एनर्जी रिलीज करेगा तो जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा और वो इवेंचुअली न्यूक्लियस पर ही गिर जाएगा। मतलब यदि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, यहां से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जैसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सिलरेट कर रहा है, तो वो एक्सिलरेट करता करता अपनी एनर्जी एमिट करेगा और एमिट करता 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 ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। तो जो पाथ होगा वो ऐसा होगा और इसका कोई काउंटर रदरफोर्ड ने नहीं दिया। तो फिर रदरफोर्ड की थ्योरी को डिसरिगार्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था साइंटिफिक कम्युनिटी के पास, तो उन्होंने रदरफोर्ड की थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया। तो अभी है ना, ये वो टाइम है जहां पर थॉमसन का मॉडल गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि पूरा का पूरा जो एटम है उस पूरे पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। रदरफोर्ड ने यहां पर न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया है कि भाई पॉजिटिवली चार्ज रीजन जो है वो छोटा सा है, पर इलेक्ट्रॉन कहां है वो पता नहीं है। तो ये वो टाइम है जब ना थॉमसन का मॉडल वैलिड है ना रदरफोर्ड का मॉडल वैलिड है। तो इस टाइम पर कुछ और बेसिक डिस्कवरीज हुई, जिन डिस्कवरीज के बाद अगला मॉडल आया, दैट वाज बोर्स मॉडल। तो पहले अपने को है ना वो जो दो तीन फंडामेंटल डिस्कवरीज हुई ना, वो फंडामेंटल डिस्कवरीज पढ़ने की जरूरत है। और उसमें सबसे पहली थ्योरी थी, सबसे पहला जो एक जो मुद्दा था जो डिस्कवर किया गया, दैट वाज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या डिस्कवर हुआ? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट डिस्कवर हुआ। लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके डबल नेचर। डबल नेचर का क्या मतलब होता है कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। पार्टिकल का मतलब समझते हो, जैसे आप कुछ फेंकते हो बॉल, वो पार्टिकल है। वेव जैसे साउंड जो आप सुन रहे हो वो साउंड है, वो आपको हिट नहीं कर रही है, आपको एनर्जी फील हो रही है पर वो आपको हिट नहीं कर रही है, तो ये वेव है। तो दो चीजें एक्सपीरियंस हुई कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल भी है जो इसे हिट भी करता है, और वो वेव भी है जो हिट नहीं भी करता है। और इन दोनों के ये जो डिस्कवरी थी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे हमको बोर मॉडल समझने में और बोर को अपना मॉडल देने में आसानी हुई। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे अब यहाँ पे? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम लोग क्या सीखेंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीखेंगे। इसने क्या बोला भाई? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है? जो लाइट होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो हम वहीं से चालू करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये क्या बोलता है कि भाई ये है ऐसा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसे। तो यदि ये येलो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये व्हाइट वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है? ये उसने कहा। और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। भाई आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जरा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे है, इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? ये ऐसे, ये ऐसे, और मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स यू। तो इस चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला गया। और ये जो इसके जो बहुत सारी चीजें थी, जैसे ये जो था यहां से लेकर और यहां तक का रीजन, इस पार्ट को बोला गया वेवलेंथ। क्या बोला गया? वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में क्या होती है? तो इट इज
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर to each other and perpendicular to direction of propagation. और इस रेडिएशन के लिए भी इन्होंने कुछ चीजें डिफाइन कर दी, ऐसे कि ये वेव है, कोई एक चीज आपने पकड़ ली, तो आपने क्या बोला कि दो, ये जो पार्ट होता है ना जो ऊंचा आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ये जो पार्ट होता है जो नीचे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की जो जगह थी, डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ये जो था भाई, मैक्सिमम जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है मीन लाइन से, ये जो है ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इतना ये डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल होता है, या फिर ये जो वेव है कितनी ऊपर जा रही है और कितनी नीचे आ रही है, इस चीज को अपन लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको हम लोग लिख देते हैं ए से। तो ज़रा समझिए वेवलेंथ क्या होता है, ज़रा वेवलेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो और हम क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अभी किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमको यहां पर कुछ टर्म्स वेव की डिफाइन करनी पड़ेगी, दैट इज वेवलेंथ। ये क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ, ये होती है वेवलेंथ, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लैम्डा। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव जनरेट हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे म्यू से। ये जो घुमा होता है ना, ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यू, एम यू। म्यू लिखने का एक और तरीका होता है यू, ऐसे भी लिखते हैं, पर ये वाला भी म्यू ही होता है। ठीक है, तो दो चीजें डिस्कस हो गई। क्या क्या डिस्कस हो गया? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा और क्या डिस्कस कर सकते थे हम लोग? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अलावा हम लोग डिस्कस कर सकते थे एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? इट इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव मूव। कि भाई आपने कहा मीन लाइन ये है, तो वेव कितनी ऊपर तक जा रही है? यदि इतनी ऊपर तक जा रही है तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज वेवलेंथ, सो दैट इज एम्पलीट्यूड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और इसके अलावा एक होती है स्पीड ऑफ वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर फिक्स निकली, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने बोल दिया सी। ये क्या है? इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय EMR। EMR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन 1 सेकेंड, और ये कितनी आ गई? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड आ गई। और ये c किसके बराबर है? ये c बराबर आ गई एक वेवलेंथ इनटू कितनी वेव एक सेकंड में बनी है उसके बराबर। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? ये आ गया c बाय म्यू। ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया c बाय म्यू के। और म्यू किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया c बाय लैम्डा के। और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। एंड लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये हुआ। अब है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ लाइट बहुत सारे टाइप की होती है, पर हमको बहुत सारे टाइप की होती है, मतलब इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? एक रेंज होती है, कंटिन्यूस रेंज। तो वो कंटिन्यूस रेंज होती है, हम लोग नैनोमीटर के अंदर भी पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर ये हमको दिखता है, ये होती है विजिबल लाइट। ये हमको दिखता है, इसके अंदर पूरा VIBGYOR ये आ जाता है। 300 पे होते हैं वॉयलेट, और आर रेड होती है 700 नैनोमीटर के ऊपर। 700, 720, 730, 300, 310, 320 ये वॉयलेट है, ये रेड है। इससे पहले यहां पे होता है अल्ट्रा वॉयलेट। क्या होता है? अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट का नाम सुना होगा ना आपने? अल्ट्रा वॉयलेट। और रेड के बाद होती है इंफ्रारेड। एंड इंफ्रारेड के बाद फार इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड के बाद में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो सब कुछ वेव्स आ जाती हैं। और जबकि यहाँ पे अल्ट्रा वॉयलेट, फार अल्ट्रा वॉयलेट, फिर फार अल्ट्रा वॉयलेट के बाद आगे एक्स रेज, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। तो ये होता है जो स्पेक्ट्रम होता है, पर हमारे को सिर्फ इतना सा दिखाई देता है। मतलब यदि मैं ऐसे बात करूं कि कहाँ से चालू है, तो आप सोच के चलिए कि ये चालू है 10⁻⁻15 मीटर्स से। और कहाँ तक चालू है? फ्यू मीटर्स तक चालू है। बस बीच में हमको एक छोटा सेक्शन दिखाई देता है, एंड दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम है क्या चल रहा है। माइक्रोवेव हमको दिखती है क्या? नहीं दिखती थी। आप माइक्रोवेव ऑन करेंगे, वो गर्म होता रहेगा, हम घूमता रहेगा, हमको नहीं दिखेगा वेव आ रही है कि नहीं आ रही है। इंफ्रारेड रे हमको दिखती है क्या? नहीं दिखती। हम केवल गर्मी महसूस करते हैं, इंफ्रारेड दिखती नहीं है। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि इंफ्रारेड कैमरा लगाते हैं वो लोग कुछ कुछ शूटिंग वाली मूवीज के अंदर, कि भाई लाइफ कहाँ पर है, हम इमिट करते हैं इंफ्रारेड रेस। हमको दिखती नहीं है, हमको सिर्फ इतना सा रीजन दिखता है, वॉयलेट टू रेड। और ये होता है जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज वेव नेचर। ठीक है, कि भाई एक जो लाइट है वो वेव की तरह है। और क्या चीज डिस्कस हुई थी? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस हुआ था। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के अंदर पहला था वेव नेचर, और जो सेकंड था दैट वाज पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर में हमारे पास क्या आया? सबसे पहले आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या आया सबसे पहले? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद में सेकंड चीज जो हमको मिली, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीजें हमको मिली, एंड दोज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप प्लीज़ ये पूरा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़िए, इसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर ये चीज़ पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो फिर हम लोग उसके लिए भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक वॉज अ सीरियस साइंटिस्ट, एंड सो डज आइंस्टाइन, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।